हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन KRK एकेडमी। मैं प्रभात कुमार आप सभी का पेपर 2 के साथ आप लोगों को गाइड कर रहा हूं और मैं आप सभी का KRK एकेडमी में दोबारा से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग अपनी जो सीरीज़ है, जो लेक्चर सीरीज़ है अपनी फाउंडेशन कोर्स की, जिसे हम लोग बेसिक थीम्स कह रहे हैं, उन पे हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। उसी सीरीज में हम लोग नेशनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज का जो ये टॉपिक है, ये वीडियो है, ये टोटली बेस्ड ऑन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ नेशन। सो स्टार्ट करते हैं इस इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के वीडियो को, जो हम इस डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, सबसे पहला जो बात है वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, किसी भी राष्ट्र की नेशनल सिक्योरिटी किसे कहा जाएगा। तो सिंपल सा है, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब नेशन की जो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वेदर देयर कल्चर, देयर डिग्निटीज़, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जो भी गवर्नेंस का सिस्टम है, उस राष्ट्र के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इवन उस राष्ट्र की हर एक चीज़ को हम नेशनल सिक्योरिटी के तहत लाएंगे। किसी भी प्रकार से हमारी कोई भी सॉवरेनिटी, किसी भी प्रकार से हमारी संप्रभुता को नुकसान ना पहुँचे, किसी भी प्रकार से हम परेशानी में ना आए, अनस्टेबल गवर्नमेंट ना फॉर्म हो, तो इस तरीके से हम इंश्योर करते हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी को। यहाँ पे बात भी कही गई है कि नेशनल सिक्योरिटी इज अ स्टेट और कंडीशन वेयर नेशंस मोस्ट चेरिस्ड वैल्यूज, beliefs, its way of life, its institutions of governance and its unity, welfare and well-beings as a nation and people are permanently protected and continuously enhanced. सो नेशनल सिक्योरिटी इट मीन्स कि आपकी वैल्यूज़, आपकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी जितनी भी जो अन्य चीज़ें हैं, उन सभी को सिक्योर किया जाए। इसी को हम लोग नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं। ये थ्रेड्स कैसे होती हैं? ये थ्रेड्स दो प्रकार से होती हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। हम नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन कैसे करते हैं? एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। सो नेशनल सिक्योरिटी आप लोग देख सकते हैं कि इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी में क्या क्या है? सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, कल्चरल सिक्योरिटी एंड डिफरेंट मोरल कंसेंसस इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। सो अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को समझना कि हम कैसे, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है इंटरनल सिक्योरिटी और साथ ही साथ एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मजबूत बनाना, यही हमारी नेशन की सिक्योरिटी है। तो सबसे पहले हम लोग इन दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात की जाए तो बच्चों, जैसे कि सबको पता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी मीन्स अन्य कोई कंट्री हम पे वार ना करे, अन्य कोई कंट्री हमें अनस्टेबल ना करे, अन्य कोई कंट्री हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव स्थापित ना कर सके। इस प्रकार हम लोग अपनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मेंटेन रखते हैं। जैसे 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर वार कर दिया, तो हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स हुई। इसी प्रकार अन्य जो कंट्रीज़ हैं जो हमें अनस्टेबल करने की कोशिश करती हैं, जैसे पाकिस्तान लगातार हमारी गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जैसे बहुत सारी कंट्रीज़, जैसे अगर हम कोल्ड वार की बात करें तो उस टाइम पे हमारे ऊपर प्रेशर था कि हम किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन करें। इट मीन्स कि हम उसके ब्लॉक के अकॉर्डिंग, उस चाहे यूएसए की बात की जाए, चाहे यूएसएसआर की बात की जाए, तो अगर हम किसी भी ब्लॉक की तरफ मूव करते बच्चों, तो उसका ये मतलब होता कि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्म करते, तो हमारी सॉवरेनिटी मतलब प्रॉब्लम में आती। तो इस तरीके से क्या है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है कि हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी किसी भी प्रकार से खराब ना हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट्स ना हो। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि इंटरनल इश्यूज, जैसे कि नक्सलिज्म है, इंटरनल इश्यूज को, इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स पहुंचाता है। इसके अलावा इसके अलावा इंसर्जेंसी ग्रुप है, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का इशू है,
पंजाब का इशू है, तो इस तरीके से ये इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स पहुंचाते हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम, इस तरीके से अन्य जो टॉपिक हैं, जो अन्य जो आतंकवाद, टेररिज्म, ये इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स पहुंचाते हैं। इस प्रकार इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। एक्सटर्नल सिक्योरिटी में क्या है कि सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री फ्रॉम अग्रेशन बाय अ फॉरेन कंट्री, दूसरी जो कंट्रीज हैं उसके बारे में कहा जाता है कि दूसरी कंट्री बाहर से हमें अगर कोई थ्रेट्स पहुंचाती हैं तो हम उसे एक्सटर्नल सिक्योरिटी कहते हैं। मैं कह रहा ना आपको कि सॉवरेनिटी, अगर हमारी किसी भी प्रकार से हमारी जो संप्रभुता है वह प्रभावित होती है, या हमारी जो बॉर्डर्स में अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर वॉर छेड़ देती है, अटैक कर देती है, हमारी जो मूलभूत भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाती है, तो इस तरीके से हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी हार्म होती है। इंटरनल सिक्योरिटी कोई एक्सटर्नल बॉडी भी, एक्सटर्नल जो बाहरी देश है, फॉरेन कंट्री है वो भी, और इंटरनल फैक्टर, इंटरनल एक्टर्स भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल अहम अदा करते हैं। जैसे अगर हम नक्सलिज्म की बात करें तो क्या बाहर के अन्य कंट्रीज जैसे चाइना या अन्य कंट्रीज उसको सपोर्ट नहीं करते? अगर हम टेररिज्म की बात करें तो भारत में क्या पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता? तो भारत के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी का मीन्स है इंटरनल एक्टर्स प्लस फॉरेन कंट्रीज, तो इस तरीके से ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में और क्या है, मेंटेनेंस इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट पुलिस, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत दी गई है वह स्टेट को दी गई है। बात समझ रहे हैं? पीपल एंड लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड ऑन स्टेट पुलिस या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ पे है। लेकिन चूंकि इंटरनल सिक्योरिटी छोटा टर्म नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट्स नहीं है, बहुत सारे थ्रेट्स हैं, अलग अलग वॉरफेयर में उनको फेस करना पड़ता है। जो स्टेट पुलिस होती है तो असक्षम हो जाती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल पुलिस, जैसे कि आप लोग CAPF में तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट बनने की, और आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। CRPF, SSB, ITBP, CISF और अन्य जो फोर्सेस हैं उनमें आपकी नियुक्ति होगी बच्चों। और CRPF एंड SSB दो ऐसी फोर्सेस हैं जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हैं या डायरेक्टली डिप्लॉयमेंट होता है इनका नक्सलिज्म को या इंसर्जेंसी ग्रुप को या टेररिज्म को रोकने के लिए इन सब का डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट किया जाता है। तो इन फोर्सेस का काम होता है स्टेट पुलिस को मदद करना। बात समझ आ रही? ये आपके इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है बच्चों कि अगर हमारी स्टेट पुलिस है या स्टेट की या इंटरनल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, स्टेट पुलिस की होती है। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस होती है वो उनको मदद पहुंचाती है, ना कि डायरेक्ट उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो फिर स्टेट पुलिस का कोई काम ही नहीं होगा। स्टेट पुलिस फिर उन राज्यों से हट जाएगी जहां पे CRPF या अन्य जो फोर्सेस डिप्लॉयमेंट होंगी। तो इसलिए ये जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ये स्टेट पुलिस को इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने में मदद पहुंचाती हैं। अगर हम मणिपुर की बात करें कि मणिपुर में इंसर्जेंसी ग्रुप का अभी कुछ ही दिनों के पहले हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, तो वहां पे CRPF का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। तो CRPF वहां पे पुलिस को असिस्ट करेगी। जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जहां पे नक्सल मूवमेंट हो रहा है तो वहां पे CRPF वहां की स्टेट पुलिस को गाइड करती है, वहां की स्टेट पुलिस को सपोर्ट करती है। इसी तरह JNK में जो इश्यूज होते हैं वहां पे CRPF, SSB उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। समझ आ रहा है? तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटरनल सिक्योरिटी की किसके पास है, स्टेट पुलिस के पास है। उसको सपोर्ट करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, सेंट्रल पुलिस के पास। बट एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आर्म्ड फोर्सेस के पास है। जो हमारी फौजें हैं, जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है एंड नेवी है, उसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मेंटेन करने की। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। बाई इंश्योरिंग बोथ ऑफ दीज सिक्योरिटी वी आर इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द country. Getting my point? National security
ऑफ द कंट्री। बच्चों अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं अगली पीपीटी की तरफ। अगली पीपीटी देखिए, छोटी सी वही डिफरेंसेस हैं। रख रखाव केंद्रीय पुलिस और सशस्त्र बलों द्वारा समर्थित राज्य पुलिस की एकमात्र जिम्मेदारी है। इट मींस कि राज्य पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, उसको मदद कौन करता है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस उसको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। आंतरिक ताकतों से लड़ने के लिए युद्ध कौशल के एक अपरंपरागत सेट की आवश्यकता होती है। जैसे जो आर्मी होती है वह क्या है? वह कन्वेंशनल वॉरफेयर लड़ने में एक्सपर्ट होती है। उसके पास वॉर को हैंडल करने या वॉर में किस प्रकार एक्ट करना है उसकी पूरी टैक्टिक्स ट्रेनिंग होती है। बट जो इंटरनल सिक्योरिटी की थ्रेट्स हैं जैसे नक्सलिज्म, दे आर मच ट्रेंड ऑन इन गोरिल्ला वॉरफेयर। गेटिंग माई पॉइंट? सो अभी गोरिल्ला वॉरफेयर में उनको ट्रेनिंग है। जो नक्सल मूवमेंट हो रहे हैं कंट्री में, उनको गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ही एक्सपर्टाइज है। तो उनसे निपटने के लिए हमें क्या करना होगा? ट्रेनिंग लेनी होगी अलग अलग तरीकों से। तो उसमें कहाँ पे उसमें कौन हेल्प करता है? CAPF हेल्प करता है। समझ आई बात बच्चों? तो ये है मेजर डिफरेंसेस इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की। अगले PDF की तरफ चलते हैं। ये थ्रेड्स हैं, ये इंटरनल सिक्योरिटी, आप इनको पढ़ सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेड्स है जो कि करप्शन को जन्म देता है, ब्लैक मनी को जन्म देता है। नक्सलिज्म, मैंने आपको अभी छोटा सा एग्जांपल बताया, अभी हम लोग पूरा नक्सलिज्म को डिस्कस करेंगे। कम्युनलिज्म नक्सलिज्म से ही लिंक्ड है। और साइबर क्राइम आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जा रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट्स पहुंचा रहा है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, अभी आप लोगों ने मणिपुर का इशू देखा होगा बच्चों। मणिपुर मणिपुर में अभी क्या हुआ? माइती और वहाँ की जो एक लोकल ट्राइब्स है उसके बीच पे क्या हो रहा है? क्लैशेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा राज्य में तहस नहस या पूरी राज्य की जो सिक्योरिटी है वो थ्रेट्स हो रही है। तो इस तरीके से ये इश्यूज भी हम लोग पढ़ेंगे और रिपोर्ट राइटिंग भी यहाँ से आप प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि मे भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सके। मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर, देख रहे हैं आप लोग कि जम्मू एंड कश्मीर हमेशा से एक मुद्दा रहा है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। टेररिज्म तो बात तो समझ में आती है, जैसे टेररिस्ट इंटर कर जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब ये होता है बच्चों कि ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज प्लान वे में कि हमें ये चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, हमें संसद में हमला करना है, या हमें कुछ प्लान तरीके से कुछ भी करना है, और प्लान उसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल होते हैं, चाहे वो नेशन हो या नॉन स्टेट एक्टर हो, उसे हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। बात क्लियर हुई? तो मतलब क्या है कि कुछ एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, जो प्लान के साथ कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, उन क्राइम को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं? चाइना पाक एक्सिस आप लोग देख रहे हो, चाइना और पाकिस्तान के बीच पे दोस्ती हो रही, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। इनस्टेबिलिटी इन निगबेयरहुड, जैसे बांग्लादेश वाला जो इशू है, बांग्लादेश वाला इशू है। इसके अलावा अभी आप लोगों ने मालदीव को भी देखा कि उसने भी अभी रंग बदलना शुरू कर दिया था। अनरिजॉल्व्ड बाउंड्री डिस्प्यूट, चाइना एंड पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं वो भी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाता है। मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, स्पेस में भी अभी लड़ाई झगड़ा, वहाँ पे भी वार स्टार्ट हो गया है, तो वो भी एक तरीके से एक्सटर्नल सिक्योरिटी को थ्रेट्स पहुंचाता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारी नेवी डिप्लॉयड होती है हमारी सुरक्षा के लिए। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स, क्रॉस बॉर्डर से आपके मतलब क्रॉस बॉर्डर से क्या है? टेररिज्म वगैरह आता है देश के अंदर। सो इंटरनल सिक्योरिटी का जो पहला टॉपिक है वो नक्सलिज्म हम लोगों ने उठाया है, और नक्सलिज्म को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इंसर्जेंसी ग्रुप, इसके अलावा टेररिज्म और अन्य टॉपिक्स को भी हम लोग समझेंगे। सो नक्सलिज्म की जो स्टार्टिंग है, अगर मैं नक्सलिज्म को भारत में स्टार्टिंग की बात कहूँ तो 1967 में
एक गांव था दार्जिलिंग जिले के बगल में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का, जिस गांव का नाम था नक्सलबाड़ी गांव। यहाँ पे एक्चुअली हुआ यूं कि सारे जो किसान थे वो इकट्ठा हो गए और जमींदार के घर में अटैक कर दिया, और अटैक करके वहाँ से जितना भी गल्ला उल्ला था सब उठा करके अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और दिस प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, ये हर गांव में स्टार्ट हो गया। और वहाँ से उस नक्सलबाड़ी, इस गांव से इस मूवमेंट का नाम पड़ गया नक्सलिज्म। अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं इस नक्सलिज्म को, ये थियरी, ये आइडियोलॉजी कहाँ से आई, तो हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। नक्सलिज्म को हमें समझने के लिए मार्क्सिज्म, हम लोग पहले सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म को समझते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसको समझने, जब तक हमें ये पॉइंट नहीं समझ में आएंगे तब तक नक्सलिज्म थोड़ा सा टफ लगेगा। सोशलिज्म, कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कम्युनलिज्म, ये क्या क्या है चीज़ें हैं। अगर मैं कैपिटलिज्म की बात करूं तो यहाँ पे कहा जाता है कि इकोनॉमिकल रिसोर्सेस पे जो पकड़ होगी या जो वर्चस्व होगा वह कैपिटलिस्ट सोसाइटी का होगा, या मतलब जिनके पास पैसा है वही लोग मार्केट को डिसाइड करेंगे। मार्केट इज डिसाइडेड बाय कैपिटलिस्ट। इसमें क्या होगा, कैपिटलिस्ट ही गवर्नमेंट को रन करेंगे, सारी चीज़ों को डिसाइड करने वाले कैपिटलिस्ट होंगे। इसमें कंपटीशन होगा, बाकी अन्य चीज़ें होंगी। जबकि सोशलिज्म क्या कहता है, सोशलिज्म कहता है कि इकोनॉमी के जो भी रिसोर्सेस हैं या इकोनॉमी पे पूरा जो पकड़ होगी, वर्चस्व होगा, वो गवर्नमेंट का होगा। मार्केट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। देश में क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए डिसाइड करेगा गवर्नमेंट, सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ पे होंगी और गवर्नमेंट उसको डिसाइड करेगा। जबकि कम्युनलिज्म कहता है, और इसके लिए क्या कहता है, हम लोग इलेक्शन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्रांति करेंगे, और इस तरीके से हम सोशलिज्म को स्टेबलाइज करेंगे। इक्वालिटी की बात करता है, सामाजिक सोशल इक्वालिटी की बात करता है, सोशल इक्वालिटी की बात करता है, सोशल इक्वालिटी की बात करता है। जबकि कैपिटलिस्ट कंपटीशन की बात करता है, मींस जो आगे है वो आगे निकल सकता है, या जिसके पास ज़्यादा पावर है वह पावर ऑक्युपाई और कर सकता है। लेकिन ये सोशलिज्म क्या कहता है, सोशल इक्वालिटी की बात करता है, सामाजिक सद्भावना की बात करता है, सामाजिक समानता की बात करता है। तो इसके बीच में प्रॉब्लम क्या आती है, अगर सोशलिज्म को स्टेबलाइज किया जाए तो ये पॉलिटिक्स के थ्रू आना चाहिए, मींस इसमें वायलेंस का जगह नहीं है। लेकिन अगर यही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाए जाएं और इसको वायलेंस के साथ ऐड कर दिया जाए, अगर हम कहें कि सोशल इक्वालिटी लाना है समाज में, या जो रिसोर्सेस हैं उन पे जो पकड़ होनी चाहिए वह गरीब लोगों की भी बराबर होनी चाहिए, इक्वालिटी सब जगह होनी चाहिए, और उसको लाने के लिए हम वायलेंस का सहारा लें, तो यह कम्युनलिज्म को स्टेबलाइज करता है। बच्चों, ये कम्युनलिज्म निकल करके कहां से आया, तो तीन अगर हम मार्क्सिज्म, तीन थियरी को पढ़ते हैं जिसे कार्ल मार्क्स ने दिया, लेनिनिज्म जिसे लेनिन ने दिया, और माओइज्म जिसे
माओ ने दिया, जो चाइना के थे माओ ने दिया। मार्क्सिज्म क्या कहता है, लेनिन क्या कहते हैं, और माओ की क्या थियरी थी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। मार्क्सिज्म क्या है, ये कहता है कि जो सर्वहारा वर्ग है, जो वर्कर वर्ग है, जो लेबर है, वह क्या करेंगे, एकजुट हों। एकजुट होने के बाद वो क्या करें, एक क्रांति करें, और क्रांति के बाद जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनको सत्ता से बाहर करें, और पूरी जो सत्ता है, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उस पर अपना राज बनाए। बात समझ आ रही। और इसके बाद इनके बाद ये क्या कहा गया, जो लेबर वर्ग है, लेबर क्लास है, वह क्या करे, रेवोल्यूशन करे, और कैपिटलिस्ट को गवर्नमेंट से या सत्ता से बाहर करे। लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि चूंकि इनके पास लीडर, इन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। मार्क्स कहते हैं कि लेबर क्लास जो कि प्रताड़ित क्लास है, किससे, कैपिटलिस्ट वर्ग से, तो यह क्या करेगी, एक टाइम के बाद रेवोल्यूशन करेगी और सत्ता से कैपिटलिस्ट को बाहर करेगी, और सत्ता में खुद को स्टेबलाइज करेगी। लेकिन यहाँ पे डिक्टेटरशिप स्टेबलाइज हो जाएगा। बात समझ आई। तब लेनिन आते हैं, वो कहते हैं ये बात भी सही है कि लेबर क्लास होगी, वो रेवोल्यूशन करेगी कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट पे, लेकिन जो लीडरशिप आएगी, कैपिटलिस्ट को हटाने के बाद जो लीडरशिप आएगा, इनका एक नेतृत्व आएगा, सिंगल लीडरशिप आएगी। मीन्स इन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप जैसी जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेबलाइज नहीं होगा। यहाँ पे लीडरशिप आएगा, एक अच्छा नेतृत्वकर्ता निकल करके आएगा और वह लीड करेगा इनको। और इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट था कि जो रेवोल्यूशन है या जो कम्युनलिज्म है वह सिर्फ कैपिटलिस्ट व्यवस्था या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में ही आ सकती है। बात समझ आई। मतलब जहाँ पे कैपिटलिस्ट हैं या जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, सिर्फ वहीं पे ये रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में, एग्रीगेरियन सोसाइटीज़ में इसको स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता। मतलब जहाँ पे कृषि प्रधान देश हैं वहाँ पे इन चीज़ों को स्टेबलाइज, इस तरीके के रेवोल्यूशन को स्थापित नहीं किया जा सकता है। केवल और केवल कहाँ पे, जो पूंजीपति वर्ग हैं, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, सिर्फ उन्हीं पे ये एकजुट, वहीं के लोगों को इस तरीके की कॉन्सेप्ट में बांधा जा सकता है, या वहां के लोगों को, लेबर क्लास को ही इकट्ठा करके क्रांति की जा सकती है। एग्रीकल्चरल व्यवस्थाओं में ये चीज़ फॉलो नहीं की जा सकती। लेकिन यहीं पे माओ आए, माओ जेदांग, इन्होंने कहा नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ पे स्टेबलाइज हो सकते हैं, ये एक सारे कॉन्सेप्ट कहाँ पे, एग्रीगेरियन, एग्रीकल्चरल व्यवस्था में ये सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो सकती हैं। इन्होंने इस चीज़ को फॉलो करके भी दिखाया। चाइना में इन्होंने अपनी सत्ता, पूरी सत्ता को पलट दिया और सत्ता में स्टेबलाइज हो गए। तो भारत में जो नक्सलिज्म मूवमेंट है, वह इन्फ्लुएंस होता है माओ के कॉन्सेप्ट से। बात समझ आई। भारत में कोई इंडस्ट्रियल नहीं थे, भारत में फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद व्यवस्था होती थी, जमींदार होते थे, एक जमींदार के अंदर बहुत सारे किसान हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, और वह लीडरशिप किया करता था, उनका शोषण करता था। जिस व्यवस्था के अगेंस्ट पे लोगों ने कानू शान्याल जैसे लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया और इन जमींदारों के अगेंस्ट पे रेवोल्यूशन किया बच्चों। तो यहीं से हमारे नक्सल मूवमेंट को एक रास्ता मिला और यह आगे बढ़ा। देखो, कानू शान्याल और चारू मजूमदार, ये दो व्यक्ति थे, कानू शान्याल और चारू मजूमदार, जिन्होंने माओ की जो थियरी थी उससे प्रभावित होकर भारत में भी नक्सल मूवमेंट या कम्युनलिज्म की स्टार्टिंग की, आंदोलन की शुरुआत की।
यह उन कम्युनिस्टों के लिए हिंसा का प्रयोग को संदर्भित करता है। मीन्स ये वायलेंस के तहत सोशल इक्वलिटी को लाने की बात करते हैं बच्चों। एक टाइम में ये जो नक्सल मूवमेंट था भारत में इतना ज़्यादा बढ़ गया 2008, 2009, 2010 के बीच पे कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि नक्सलवाद भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बात समझ आ रही कि 2008, 2009, 2010 नक्सल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंडिया में फैल चुका था। अब इसके बेसिक रीजंस क्या थे नक्सलवाद के भारत में फैलने के, तो इसको हम लोग एक एक पॉइंट के तहत समझेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंटल डेफिसिट। अगर मैं रियल पिक्चर की बात करूं तो आप लोग देखोगे कि जहाँ पे आज भी नक्सल मूवमेंट सक्सेस है उसके पीछे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो डेवलपमेंट डेफिसिट है। मींस एजुकेशन नहीं है लोगों के पास, एजुकेशन के प्रॉपर साधन नहीं है, प्राइमरी जैसे स्कूल नहीं है। अगर किसी को हायर शिक्षा के लिए जाना है तो वो 40-50 किलोमीटर डिस्टेंस पे उनको जाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है डेवलपमेंट डेफिसिट है। मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, रोड नहीं है, वहाँ पे बेसिक थिंग्स नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है डेवलपमेंटल डेफिसिट। इसके अलावा जल जंगल जमीन, जो आदिवासी वर्ग होते हैं उनके लिए जंगल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उनके जीवन यापन के लिए जंगल ही उनका भगवान होता है, जंगल ही उनका इकोनॉमी का साधन होता है, उनके लिए एक आय का सोर्स होता है। अगर हम जंगलों से उनको बाहर करेंगे तो फिर उनके दिमाग में हमारे लिए या गवर्नमेंट के लिए एक अलग भावना उत्पन्न होगी। तो यही हुआ कि इविजन सीलिंग लॉ, एक लॉ लगाया गया 1980 का, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980। उसके तहत ये कहा गया कि यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वह जंगल से एक लकड़ी तक नहीं उठा सकते। बात समझ आ रहे हैं? अब इस तरीके से आप हटा तो दिया उनको, बट उनको एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, उनको अन्य जगह पर रिहेबिलिएट नहीं किया। आपने इस तरीके के लॉज तो बना दिए। इंक्रोचमेंट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी लैंड, जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देने के लिए गवर्नमेंट लैंड को ऑक्यूपाई कर रही थी, लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस कर रही थी। इसके अलावा नॉन रेगुलराइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड राइट्स, जो वहाँ के लोगों के प्रॉपर राइट्स होते हैं, लैंड राइट्स होते हैं, आदिवासी लोगों के जो परंपराएं होती हैं उनसे उनको बेदखल किया गया, उनसे उनको बाहर किया गया। इसके अलावा डिसरप्शन ऑफ एज ओल्ड ट्राइबल फॉरेस्ट रिलेशनशिप, मैंने बताया ना जल जंगल जमीन, जो इनका रिलेशंस होता है ट्राइबल लोगों का, उससे इनको बाहर किया गया, उनसे इसको हटाया गया। तो आप एक तरफ तो डेवलपमेंटल जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंटल जो इशूज़ हैं उनको सॉल्व नहीं कर रहे हो, डेवलपमेंट के जो प्रमुख चीज़ें हैं जैसे मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, तो इनको आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। दूसरी तरफ आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो, जल जंगल जमीन, जो उनकी बेसिक रिसोर्सेस हैं उनको आप छीन रहे हो। उसके बाद फिर गवर्नेंस भी वहाँ पे नहीं है। एक मूवी है बुद्धा इन ट्रैफिक, उस मूवी में आपको पता चलेगा, अगर आपको कभी मौका मिले तो उस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बताया गया है कि जो ट्राइब्स हैं जहाँ पे नक्सल मूवमेंट सक्सेस है, उनके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है करप्शन। वहाँ की जो गवर्नेंस है वह इतना मिसयूज़ करती है इन लोगों का। जैसे एक मूवी न्यूटन आप लोगों ने देखी भी होगी, राजकुमार राव की मूवी है, तो उस मूवी में बताया गया कि उन लोगों को बेसिक अपने राइट्स भी नहीं पता है कि हमें वोट देना है, किस व्यक्ति पे वोट देना है, उन्हें वोटिंग राइट तक नहीं पता है। तो जो बेसिक हमारे राइट्स हैं वो भी नहीं पता है, और इस चीज़ का मिसयूज़ किया जाता है। वहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं, जो वहाँ के बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। जो गवर्नेंस, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उनको उनके बीच में नेक्सस बना के इस चीज़ का मिसयूज़ किया जाता है। लैक ऑफ रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन, इनकम्पिटेंट, इल ट्रेंड एंड पुअरली मोटिवेटेड पब्लिक पर्सनल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बड़ा इशू है वो ये है कि वहाँ की जो गवर्नेंस है, वहाँ पे जो डेली रूटीन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं एक्टिव हो पा रहा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन इन गवर्नमेंट स्कीम्स, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल लॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड अनसेटिस्फैक्ट्री
भी वर्किंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इशूज। सोशल एक्सक्लूजन भी है, इन लोगों को मतलब रिहेबिलिटेशन नहीं किया जा रहा है। आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के तहत वहाँ से खनन तो कर रहे हो। एक नया इशू है बच्चों, हसदेव फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल, इस जंगल को काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोयले की खदान है, कोयले की खदान है। कोयला निकालने के लिए इस जंगल को काटा जा रहा है। ये जंगल लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इस जंगल को काटा जा रहा है कि कोल जो वहाँ से कोयला है उसको निकाला जा सके और विद्युत संयंत्रों में उसका यूज किया जा सके। अब इस तरीके के मूवमेंट देखो, ये एक तरीके से इन्वायरमेंट को दो तरीके से हार्म पहुँचाता है। एक तो जैसे जो जंगल है वह पृथ्वी के लिए क्या है, लंग्स की तरह काम करता है। बात समझ रहे? आप उसको कट कर रहे हो, उसको आप कट कर रहे हो। दूसरा कोयला जो एक जीवाश्म ईंधन है, जो कि क्या करेगा, CO2 रिलीज करता है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस का प्रमुख एलिमेंट है। तो अब इस तरीके से आप क्या है, दोहरी मार दे रहे हो। इसके साथ साथ क्या कर रहे हो, इन जंगलों को कट कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप, वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो जंगलों पे डिपेंडेंट हैं, दसियों हजार गांव हैं वहाँ पे, तो वो सब डिस्प्लेस होंगे, उन सब की रोजी रोटी चली जाएगी। अब बताइए, इस तरीके के इश्यूज अगर गवर्नमेंट जानबूझकर कर रही है, हसदेव जंगल का अगर आप केसेस पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट लगातार जो कानून है उनको ताक में रखकर इस कोल एक्टिविटीज़ को वहाँ पे बढ़ा रही है, आगे बढ़ा रही। तो इस तरीके से क्या है कि वहाँ के जो प्रॉपर लोग हैं और इन्वायरमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन लोगों की जो राइट्स हैं उनको हनन किया जा रहा है, उनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है और कोई न्यायपालिका नहीं, किसी भी प्रकार की वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं किसी के लिए प्रोवाइड की जा रही। तो ये रीज़न है नक्सलिज्म को भारत में फैलने के लिए, बेसिक रीज़न। इसके अलावा बच्चों क्या क्या और मुद्दे हो सकते हैं, देखिए डेवलपमेंटल इश्यूज में क्या है कि आदिवासी असंतोष, ट्राइबल डिसकंटेंट। The Forest Conservation Act 1980 deprives tribals who depend on forest produce for their living from even cutting a bark। मतलब इस तरीके का ला बना दिए कि वहाँ पे लोग कि जंगल से जो अभी तक पूरी तरीके से जंगलों में डिपेंडेंट थे, अब वो वहाँ से एक लकड़ी भी नहीं उठा सकते हैं। तो इस तरीके के जो लॉज थे लोगों के मन में गवर्नमेंट के लिए असंतोष पैदा कर दिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा। इसके साथ साथ अब ये क्या हो गए, इजी टारगेट फॉर माओइस्ट। जो भी इस तरीके के सोच वाले थे, नक्सल मूवमेंट के जो लीडर्स थे, उनके लिए एकदम शिकार मिल गया। उनके लिए इसी तरीके के लोगों को ढूंढना था, इजी टारगेट हो गए और उन्होंने इनका माइंड वॉश किया और इनको रुपए दिए, इनको गन्स दिए, अलग अलग हथियार दिए और अपने अंदर पे डिप्लॉय किया और एक तरीके से नक्सल मूवमेंट को भारत में स्टेबलाइज किया बच्चों। एक टाइम था 2008-2010 के बीच पे कि लगभग 11 स्टेट नक्सल मूवमेंट से प्रभावित थे। रेड कॉरिडोर एक पूरा, अगर भारत का नक्शा देखा जाए तो भारत के नक्शे में अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से पश्चिम बंगाल वाले रीजन से, तो ये केरल तक रेड कॉरिडोर के रूप में जाना जाता था बच्चों। लगभग 11 स्टेट थे जो कि नक्सल मूवमेंट से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे। बात समझ आ रही? तो ये कुछ नॉन फॉरेस्ट अदर जो रीज़न है, जैसे गवर्नमेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चला रही थी, जैसे वेदांता या कोल इंडिया का जो मूवमेंट थे, कोल इंडिया के जो प्रोजेक्ट थे, उनके तहत क्या क्या इशूज़ आ रहे थे। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, लैंड एक्विजिशन, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का सबसे बड़ा रीज़न होता था डिस्प्लेसमेंट करके रिहेबिलिटेशन नहीं करना, या उनके जो बेसिक आय के स्रोत थे उनसे आप उनको हटा तो दे रहे हो लेकिन आय के अन्य सोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या नक्सल जो मूवमेंट है वह भारत में बहुत फैला। नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट। मतलब अगर आप हसदेव जंगल की कहानी पढ़ेंगे, हसदेव जंगल जो अभी छत्तीसगढ़ में काटा जा रहा है, तो आपको ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार जो पॉलिटिशियन हैं
और अडानी ग्रुप जो कि एक बिजनेस ग्रुप है उसके बीच पे और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बीच में क्या नेक्सस बना हुआ है, जिसकी वजह से जो कानून है, जो साफ साफ दिखने वाला जो इशू है उस तक को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। बात समझ आ गई? तो ये रीज़न है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वहाँ पे जो बनाए गए उनके पीछे नक्सल मूवमेंट को बढ़ावा कैसे मिला, ये मेजर रीज़न है कि आपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट तो बनाए लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कोई भी काम नहीं किया। अब देखो उससे क्या, पॉवर्टी आई, डिस्प्लेसमेंट आया, लोग अपनी जगहों से दूसरी जगह पे स्थापित हो गए। फिर क्या होगा, नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट, लोगों ने पहले विरोध करना, प्रदर्शन किया और फिर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ मूव कर गए, जिसे हम लोग नक्सल मूवमेंट कहते हैं। इंडिया में नक्सल मूवमेंट कहते हैं। तो नक्सल अभी ये क्या है, क्वेश्चंस आपका कैसे बनता है, अभी जो हाल के वर्षों में देखा जाए तो नक्सल किस प्रकार से कम होते जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि नक्सल मूवमेंट भारत में स्थिति क्या है, स्टेटस ऑफ द नक्सल मूवमेंट इन इंडिया फॉर, अभी के लिए उसकी क्या स्थिति है। रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकती है आपको। इसको कैसे कर्व किया गया, जब हमारे प्रधानमंत्री या पूरे देश को ये समझ में आ गया कि जो नक्सल इशू है वह इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा थ्रेट्स है, तो हम लोगों ने क्या किया, फिर अप्रोचेस स्टार्ट कर दिए। हम लोगों ने इसको कर्व करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करना शुरू कर दिए। 2015 में नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, जिसके तहत 2 स्टेप्स में काम करने की बात की गई। एक तरफ हम डेवलपमेंटल इश्यूज को बढ़ाएंगे, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या डेवलपमेंटल जो स्टेप्स हैं उनको लेंगे। कैसा डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड मेडिकल फैसिलिटीज। इसके साथ साथ वहाँ के लोगों को मोटिवेट करना, वहाँ के लोगों को गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ के बारे में बताना, अवेयर करना, उनको ट्रेनिंग देना। तो इस प्रकार हम कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे स्टार्ट किया। और नक्सलियों को कैसे कर्व किया जाए, इसके लिए सिक्योरिटी रिलेटेड एक्शन भी हम लोगों ने स्टार्ट किया। इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, देखो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने बढ़ाया, जो हमारा सिक्योरिटी से संबंधित व्यय था उसको हम लोगों ने बढ़ाया। बढ़ाने का क्या रीज़न, हेलीकॉप्टर का वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया जाना, पुलिस को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाना, नए नए हथियार प्रोवाइड किया जाना, या किसी भी प्रकार का जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो खर्चा था उसको बढ़ाया गया। जैसे ब्रिज बनाना, रोडों का कंस्ट्रक्शन करना, और जहाँ पे नक्सल मूवमेंट सबसे ज़्यादा एक्टिव था वहाँ पे पुलिस स्टेशन को स्टेबलाइज किया गया। सीआरपीएफ की जो बटालियंस थे वहाँ पे उनको स्टेबलाइज किया गया। तो इस प्रकार सुरक्षा संबंधी जो व्यय था, एक्सपेंडिचर था, उसको हम लोगों ने बढ़ाया। बात समझ आ गई। इसके अलावा फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए, ऐसे पुलिस स्टेशन जहां पे अगर नक्सलाइट हमला करते हैं तो उन पुलिस स्टेशनों को सेव किया जा सके। इस प्रकार हम लोगों ने क्या है कि सिक्योरिटी मेजर्स को हम लोगों ने, सिक्योरिटी स्टेप्स उठाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन हंट ऑपरेशन, जो कि 2009 में स्टार्ट किया गया। ग्रीन हंट के तहत It was started in 2010 and massive deployment of security forces was done in the Naxal affected areas. Actually ये 2009 में स्टार्ट किया गया था ग्रीन हंट, और इसके तहत डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं, जो आपकी सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ कोबरा बटालियन, इसका डिप्लॉयमेंट किया गया, यहाँ पे तैनात किया गया, जो बेसिकली कोबरा बेसिकली ट्रेंड इन गोरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट नक्सलिज्म, नक्सल मूवमेंट के अगेंस्ट पे कोबरा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड थी। इस तरीके से हमने क्या किया, सिक्योरिटी मेजर्स लिए, नए नए उनको हथियार प्रोवाइड किए। फिर और क्या क्या स्टेप्स लिए गए, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए ब्रिज, रोड
रोड आदि का निर्माण कर सके। इसके अलावा सिविक एक्शन प्रोग्राम, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था। इसके तहत जो जवान होंगे, चाहे वो सीआरपीएफ के हों या स्टेट पुलिस को होंगे, उनसे कहा गया कि आप लोगों के बीच जाइए, उनसे घुलिए मिलिए, उनसे बातें कीजिए तथा उनको अपनी तरफ जोड़ने का प्रस्ताव रखिए, उनको पढ़ाइए, उनको टीचिंग दीजिए, उनको अवेयर कीजिए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए, रिहेबिलिटेशन के लिए घर बनाइए, ताकि जो नक्सली है वह मूव करके वापस से अपने गांव में अपने नॉर्मल लाइफ को जीना पसंद करने लग जाए। तो इस तरीके के कुछ प्लान चलाए गए गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटी इश्यूज और डेवलपमेंटल इश्यूज। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया वह था समाधान डॉक्ट्रिन। नक्सल मूवमेंट से निपटने के लिए 2017 में जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं माननीय राजनाथ सिंह के द्वारा यह कहा गया कि हम नक्सल मूवमेंट को से निपटने के लिए समाधान डॉक्ट्रिन को स्टार्ट करेंगे। समाधान डॉक्ट्रिन के तहत क्या है कि एस का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप। लीडरशिप वहाँ पे स्मार्ट करेंगे, जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, इंटेलिजेंस बेस्ड हो, इस प्रकार की हम वहाँ पे लीडरशिप लेके आएंगे। एग्रेसिव स्ट्रेटजी अगेंस्ट द नक्सल मूवमेंट, एग्रेसिव स्ट्रेटजी बनाएंगे, मतलब पीछे जब वो वार करें तब नहीं, वो अगर हमें पता चले, जैसे ही हमें उनके मूवमेंट का एहसास हो उसके पहले ही हम उन पे अटैक कर दें। बात समझ रहे? ये नहीं कि जो स्टेट की पुलिस होती है उनकी तरीके कि जब मर्डर हो जाए, जब घटना हो जाए तब आप पुलिस घटना स्थल में पहुंचे, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है? अग्रेसिव स्ट्रेटजी बनाना है अगेंस्ट नक्सल्स। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसके अलावा मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग किसको प्रोवाइड करना? मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग वहां के लोगों को, प्लस वहां पे जो फोर्सेस हैं उनको मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, क्योंकि अब जैसे नक्सल मूवमेंट पे क्या स्टार्टिंग में जब सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट हुआ तो क्या कई बार क्या होता था कि जंगलों में सीआरपीएफ जवानों की डेड बॉडी 7-7 दिन पड़ी रहती थी, कोई उठाने वाला नहीं होता था वहाँ। अब चूंकि जंगल छोटा मोटा जंगल नहीं, बहुत बड़ा जंगल होता था और जंगल में नक्सलियों को इतनी महारत हासिल थी कि फोर्सेस उनसे निपटने में बिल्कुल नाकामयाब हुआ करती थी। तो अभी क्या है कि ये इस तरीके मोटिवेशनल और ट्रेनिंग, उनको मोटिवेशन और ट्रेनिंग दिया जाना है फोर्सेस को, ताकि वह मोटिवेट रह सकें उनके अगेंस्ट पे लड़ने के, और डिफरेंट वॉरफेयर डिफरेंट फ्रंट्स में वो उनसे युद्ध कर सकें, इसलिए उनको ट्रेनिंग दी जानी होती थी। इसके अलावा और क्या दे सकती थी गवर्नमेंट? इसके अलावा गवर्नमेंट उनके परिवार को उनके कंपनसेशन प्रोवाइड किया करती थी। इस प्रकार गवर्नमेंट ने इस स्ट्रेटजी के तहत अपने काम को आगे बढ़ाया। एक्शनेबल इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस को गैदर करना, ड्रोन्स को डिप्लॉय करना, टेक्नोलॉजी का यूज करके इंटेलिजेंस को गैदर करना। डैशबोर्ड बेस्ड के रिजल्ट, हमें क्या है? परफॉर्मेंस रिजल्ट्स के बारे में डैशबोर्ड के थ्रू पता होना चाहिए। जैसे एक पोर्टल, एक डैशबोर्ड होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि ये मूवमेंट चल रहा है, इसमें ये प्रोग्रेस हुई, इस तरीके से इसको कर्व किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये डैशबोर्ड बेस्ड के रिजल्ट, एरियाज एंड के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए हमारे पास। ये समाधान स्ट्रेटजी के कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, अपने जो प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय करते समय हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। हमारे पास ड्रोन्स होने चाहिए, हमारे पास कंप्यूटर्स होने चाहिए, स्मार्ट जो अन्य चीज़ें हैं, स्मार्ट व्हीकल होना चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी बेस्ड हर एक चीज़ होनी चाहिए, ताकि हम क्या करें कि उनके मूवमेंट को, नक्सल मूवमेंट को अच्छी तरीके से समझ सकें, फिर उन पे अटैक कर सकें। एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, अभी क्या है? ये थिएटर का मतलब है कि जैसे जंगल वॉरफेयर, जैसे गोरिल्ला वॉरफेयर, हर एक अलग अलग फ्रंट में, जैसे हम लोगों ने कमांडो यूनिट बनाई, कोबरा कमांडो बनाई, तो उसका क्या है कि जंगल वॉरफेयर या गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ाई करने में बिल्कुल माहिर है। तो इस तरीके से हर थिएटर में हम क्या है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। नो एसेंस फॉर फाइनेंसिंग, मतलब एक सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा इसके रीज़न है फैलने का कि इसके पास फाइनेंसिंग लगातार आती रही, बाहर के कंट्रीज से भी, इंडिया से भी। तो इस फाइनेंसिंग सिस्टम को भी कर्व करना है।
बात समझ आ रही, कंट्रोल करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि समाधान सिद्धांत या समाधान डॉक्ट्रिन के तहत स्टेप लिए गए नक्सलिज्म को भारत से कंट्रोल करने का। एक इंपॉर्टेंट स्कीम है रोशनी स्कीम है, एक और स्कीम है नई रोशनी नई रोशनी। ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के तहत है, जबकि ये रोशनी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत है। इसके तहत कहा गया है कि जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे 24 डिस्ट्रिक्ट में हमें 50,000 मेन और वुमेन्स को ट्रेनिंग देनी, स्किल्ड करना है तथा उनका प्लेसमेंट करना है, उनको स्किल्ड करके तुरंत उनको जॉब के लिए भेज देना है। बात समझ आ गई। तो इससे क्या है कि वहाँ के लोगों का जो एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे एक भाव भर गया है, जो एक दुर्भावना भर गई है, उसको ख़त्म किया जा सके। नई योजना नई रोशनी ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के तहत है। इसमें माइनॉरिटी की जो वुमेन्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए बात की जाती है, उनको भी स्किल प्रोवाइड करने की बात की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी गवर्नमेंट के पास, जो नक्सल मूवमेंट को कर्व करने के लिए यूज़ की गई। डेवलपमेंटल एस्पेक्ट भी और सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी, दोनों एस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने पैरेलली आगे बढ़ी, जिसकी वजह से जो आज सिचुएशन है वह नक्सलियों से, अगर आप थोड़े से डेटा या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता चलेगा कि 2022-23 ऐसे ईयर रहे कि नक्सल मूवमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। नक्सल मूवमेंट समेट के रह गया, बिल्कुल एक जगह पे बिल्कुल सिमट के रह गया। तो इसके भी कुछ डेटाज हैं बच्चों। देखिए, स्पेशलाइज्ड बटालियंस जो हमारी डिप्लॉय की गई थी, ग्रे हाउंड्स, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा ग्रे हाउंड प्रोजेक्ट चलाया गया था, जो बेसिकली नक्सलियों के लिए था। कोबरा का 2008 में गठन किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009 में स्टार्ट किया गया था। ब्लैक पंथर और बस्तरिया बटालियन नक्सलियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा स्टेबलाइज किए गए थे। अगर करंट स्टेटस देखा जाए तो करंट स्टेटस बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आया है, फिर भी इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। हम लोग चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जो इस इंसिडेंट हो रहे थे, जो नक्सलवादी जो घटनाएं हो रही थी, उनमें लगभग 77% की कमी आई है। 2009 में अगर हम देखें डेटा तो 2508 इंसिडेंट होते थे, जो 2021 में 509 होके सिमट गए हैं। बात समझ आ रही। तो 77% का डिक्लाइन है 2021 तक, जबकि अगर हम 2023 के डेटाज और 24 की डेटाज को अगर हम देखें, एनालिसिस करें, तो हमें ये समझ में आएगा कि ये जो परसेंटेज है, घटने का जो परसेंटेज है, वो 85 प्लस के अराउंड आ गया या 80 प्लस आ गया है हमारे पास। बात समझ आ गई। अगर हम डेथ की बात करें सिविलियन और फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो 85% का डिक्लाइन देखा गया है। 85% कम हुआ है जो डेथ रेट था सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस का। 1005 2010 में अगर देखें तो 1005 डेथ हुई थी 2010 में सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस की। अभी 147 2021 में, और 2022 और 23 में यह जो रेशियो है और ही कम हो गया है। इसी प्रकार ज्योग्राफिकल स्प्रेड अगर देखा जाए तो पहले 2021 में यह 46 डिस्ट्रिक्ट में, और जबकि 2010 में 96 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था। मैंने आपको बताया रेड कॉरिडोर के नाम से इसको जाना जाता है, रेड कॉरिडोर, जिसमें 11 स्टेट्स के क्षेत्र आ जाते थे और ही काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट मतलब क्षेत्रों को ये शामिल करता था। सिमिलरली द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूटिंग अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस कैटेगराइज्ड एज मोस्ट LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, उनकी जो संख्या है 2018 में 30-35 हुआ करती थी, जो 21 में 25 घट के आ गई है। बात समझ आई। मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या थी वो भी घट के आ गई है। तो इस प्रकार जो नक्सल मूवमेंट था लगातार कमजोर होते जा रहा है। लेकिन अभी भी जो चैलेंजेस हैं बच्चों, चैलेंजेस अगर हम देखें तो जो किलिंग्स हो रही हैं या जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिन पे अटैक कर रहे हैं, वह कोर नक्सलियों को अभी भी हम लोग नहीं कैच कर पा रहे हैं। कोर नक्सलियों को अभी भी
ख़त्म नहीं किया जा पा रहा है। कोर नक्सलिज्म अभी भी भारत में सेफ है। अभी क्या है, उनके जो गांव के लोग होते थे या जो उनको असिस्ट करते थे, जो उनको एक तरीके से मैसेंजर का काम किया करते थे, उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जबकि कोर नक्सलिज्म आज भी सेफ वर्क कर रहा है। तो जब तक हम कोर नक्सलिज्म को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक नक्सल मूवमेंट से आज़ादी भारत को नहीं मिल सकती है। बच्चों बात समझ आ गई, क्लियर है? तो ये हमारे सारे पॉइंट हैं जिनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से नक्सल मूवमेंट को समझ लिया है। अब आपको परीक्षा में क्या करना है, ये आपको एक तरीके से इनसाइट्स प्रोवाइड की गई हैं। नक्सल कहाँ से स्टार्ट हुआ, रीजंस क्या क्या रहे, किस प्रकार उसको कर्व किया गया और अभी का क्या परिदृश्य है, इसमें चैलेंजेस भी क्या क्या हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स में पूछा जाएगा। अपने आंसर को आप बखूबी यहाँ से उठा करके लिख सकते हैं, उसमें पॉइंट्स अपने। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका फाउंडेशन तैयार है, आपको एक बेसिक नॉलेज है नक्सलिज्म के बारे में, तो आप किसी भी प्रकार का, चाहे वह रिपोर्ट राइटिंग है, चाहे वो एशे राइटिंग है, तो उसमें आप अच्छे से अपने आंसर्स को लिख सकते हो और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। सो बच्चों थैंक यू, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।